नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पेपर लीक की घटनाओं पर होगी और सख्त कार्रवाई। प्रधानमंत्री ने कहा, आज की कैबिनेट बैठक में संबंधित मसौदे पर होगा बड़ा फैसला। संसद में अगले हफ्ते पारित कराएंगे बिल। पेपर लीक मामलों में त्वरित न्याय के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने गठित की फास्ट ट्रैक कोर्ट। सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26 दिन बाद तोड़ा अपना अनशन। प्रधानमंत्री ने जल्द स्वस्थ होने की कामना। भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों पर कर्नाटक लोक सेवा आयोग एक बार फिर विवादों के घेरे में। पशु चिकित्सा अधिकारी की नौकरी के लिए 80 लाख रुपए मांगने का आरोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट में इंडिया रोमानिया बिजनेस फोरम को करेंगी संबोधित। रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोजान के साथ करेंगी द्विपक्षीय वार्ता। संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन। लोकसभा में जजों की संख्या बढ़ाए जाने संबंधी और राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक सूचीबद्ध। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की शानदार शुरुआत। बाउल्स में हासिल की सबसे बड़ी जीत। पुतुल सोनोवाल ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन रेयान बेस्टर को हराया। पिंकी सिंह और रूपा टिर्की ने वुमेन्स पेयर्स में दर्ज की जीत। नीट पेपर लीक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर रात छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और ये छात्र और अभिभावकों के लिए काफी पीड़ादायक है। पीएम ने कहा कि पेपर लीक की घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक बड़े कदम उठाए गए। गुनाहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। तो पेपर लीक पर लगेगी लगाम और इस पूरे मुद्दे पर अब जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ रही है सरकार। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर कम से कम समय में विद्यार्थियों के एग्जाम आयोजित कराने का प्रबंध किया। पीएम ने कहा कि 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। देश भर में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं।
पीएम ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए गए थे। विभागों ने लगातार मेहनत कर मुझे मसौदा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान वाले इस मसौदे पर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू होने वाले संसद के दूसरे सप्ताह में जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष अदालतों के गठन की घोषणा के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 के तहत मामलों की सुनवाई के लिए खास तौर पर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया। रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज की ओर से जारी एक आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नए बने फास्ट ट्रैक कोर्ट में अनु ग्रोवर बालिगा को स्पेशल जज पीसी एक्ट सीबीआई 25 के तौर पर तैनात करने का आदेश दिया है। ये ट्रांसफर तुरंत प्रभाव से किया गया है और ये कोर्ट खास तौर पर पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जिसे आमतौर पर नकल रोधी कानून कहा जाता है, उसके तहत अपराधों और उनसे जुड़े अपराधों की सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि न्यायिक अधिकारी राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कम स्पेशल जज पीसी एक्ट सीबीआई के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिन से चल रहे अपने अनशन को समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े वांगचुक बीती 28 जून से अनशन पर थे। सोनम वांगचुक ने एक्स पर लिखा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह व लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मैंने 26 दिनों के बाद अपना अनशन समाप्त किया। वांगचुक ने आगे बताया कि इससे पहले अलग अलग राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे मिलकर या पत्र लिखकर अनशन तोड़ने का आग्रह किया था। ये कदम विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मैं बहुत जल्द एक अलग वीडियो में इन शर्तों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इस बीच मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कहीं भी किसी भी तरह की हिंसा न होने देने को लेकर बहुत सतर्क रहें। I'm grateful that the government has shown sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I'm happy that you have assured me that, and I'm sure, as the children have been demanding, at the suitable time, and no one to dictate, you will take accountability in the ministry
with the minister also as a responsibility, and I'm sure you are already considering. And with these assurances, I'm touched and grateful to the government, and I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. Thank you. Thank you. Thank you. सोनम वांगचुक के अपने अनशन तोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने लिखा, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में पेपर लीक के मामलों पर सख्त कार्रवाई और ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक व्यवस्था पर जोर दिए जाने के बाद छात्रों ने इस पहल का स्वागत किया है। नीट यूजी 2026 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल करने वाले गौरव सिंह ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं छात्रों की मेहनत और मनोबल पर गहरा असर डालती हैं। उनका मानना है कि यदि ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी और दोषियों को जल्द सजा मिलेगी तो पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी। पेपर लीक बहुत ख़राब चीज़ है और इसका स्टूडेंट्स पर बहुत ख़राब इफेक्ट पड़ता है। तो अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केसेस जाते हैं तो इससे पेपर लीक की घटनाएं कम होंगी और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा छात्रों के अंदर, वो भी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। बाकी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है ना, इससे पेपर लीक की घटनाएं कम होंगी। और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC ने जानकारी दी है कि आज कई मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। ये स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। वहीं राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिव स्तर पर कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इन नियुक्तियों को मंजूरी भी दे दी है। आवास और शहरी मामलों के सचिव कटी किथाला श्रीनिवास को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। केशव चंद्र खान मंत्रालय के सचिव और चंद्रभूषण कुमार श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव होंगे। सुशील कुमार लोहानी को पशुपालन और डेयरी विभाग का सचिव, सत्येंद्र सिंह को शहरी विकास विभाग का सचिव तथा डी थारा को राजधानी विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। पीयूष गोयल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव होंगे। वहीं वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे, जबकि टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। दोनों ही सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में आज विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए सदन के पटल पर रखेंगे। ये विधेयक ही अध्यादेश का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 चीफ जस्टिस सहित करने का प्रावधान है। वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को विचार करने के लिए पेश करेंगे। ये विधेयक राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन का प्रावधान करता है। इसके माध्यम से सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने या उसके गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाना चाहती है।
गृह मंत्री ये भी प्रस्ताव रखेंगे कि इस विधेयक को पारित किया जाए। इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों में प्राइवेट मेंबर बिजनेस सूचीबद्ध हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ एट 10 के साथ। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने तथा उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि आपूर्ति श्रृंखला का सशक्त और सक्रिय भागीदार बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ड्रोन दीदी योजना। प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएं ड्रोन पायलट बन करके कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता कर सकेंगी और स्वयं रोजगार के नए अवसर वो कर सकेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के गतिशील नेतृत्व में इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन संचालन, तकनीकी जानकारी तथा ड्रोन रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (RPC) के लिए 1 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। एक दिन में कम से कम 10-15 एकड़ में सफरे हो जाता है और इससे मैं इनकम अच्छी कर लेती हूँ और अपने परिवार का अच्छे से गुजारा हो जाता है। इतना ही नहीं, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन खरीदने के लिए ड्रोन एवं सहायक उपकरणों की लागत पर 80% तक या अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार महिलाओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर बना रही है उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई शक्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कर्नाटक लोक सेवा आयोग यानी KPSC एक बार फिर भर्ती में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर विवादों में है। भाई भतीजावाद और धांधली के आरोपों में आयोग के अध्यक्ष पहले से ही निलंबित चल रहे हैं। अब पशु चिकित्सा अधिकारी पदों की भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने कल बेंगलुरु के विधान सौध पुलिस स्टेशन पहुंचकर अंतिम चयन सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। उम्मीदवारों का आरोप है कि कुछ अयोग्य उम्मीदवारों को ज्यादा अंक मिले और कुछ लोगों को बिचौलियों के जरिए नौकरी दिलाने का भरोसा दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने एक कथित स्टिंग ऑपरेशन का भी हवाला दिया है, जिसमें नौकरी के बदले 80 लाख रुपए मांगने की बात सामने आई है। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया रद्द कर पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है। हालांकि इस मामले में KPSC की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने रोमानिया दौरे के दूसरे दिन आज बुखारेस्ट में आयोजित भारत रोमानिया बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगी। इस कार्यक्रम में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोजान और राष्ट्रपति निकोशोर दान भी मौजूद रहेंगे। बिजनेस फोरम के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, डिजिटल सहयोग और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद राष्ट्रपति संसद भवन पहुंचेंगी, जहां उनकी मुलाकात रोमानिया की सीनेट के अध्यक्ष मिर्चा अब्रुदेयान और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष से होगी। इस दौरान वे भारत रोमानिया संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से भी मिलेंगी। दोपहर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट स्थित टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगी। इसके बाद वे बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज पहुंचेंगी, जहां उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। देश के कई हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य और पश्चिमी भारत के साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश और हिमालयी क्षेत्रों में कुछ इलाकों में कम बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद कई क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में कल कई इलाकों में छिटपुट बारिश हुई,
जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। महाराष्ट्र के मुंबई, पालघर, पुणे और नासिक में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा में 26 जुलाई तक भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 6 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। वहीं करीब 7,21,000 लोग इस आपदा से प्रभावित हैं। राज्य के 40 राजस्व सर्कल बाढ़ की चपेट में हैं। कई नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन राहत सामग्री पहुंचाने के साथ साथ आवश्यक सेवाओं की बहाली और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत में जुटा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने निचले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की है। वहीं संकट की इस घड़ी में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा खुद जमीनी स्तर पर राहत कार्यों की अगुवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को चराईदेव, शिवसागर और जोरहाट जैसे सबसे अधिक प्रभावित जिलों का दौरा किया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ स्थित पिलखुवा की जीएस यूनिवर्सिटी में विश्व हिंदू परिषद मेरठ प्रांत की ओर से 3 दिवसीय आवासीय आरोहण सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें आयुर्विज्ञान पद्धति से जुड़े चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का उद्देश्य जनसेवा की भावना को बढ़ावा देना और मेडिकल छात्रों में राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना विकसित करना है। कार्यक्रम में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक महेंद्र जी और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष दधीच ने आयुर्वेद के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य और संस्कृति को बनाए रखने में आयुर्वेद की अहम भूमिका है। उन्होंने आयुर्वेद में नई खोजों की जरूरत बताई। सम्मेलन का समापन 25 जुलाई को होगा। और उड़ीसा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुदा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की औपचारिक वापसी यात्रा कराई जा रही है। इस यात्रा के दौरान देश भर से श्रद्धालु यहां जुटे हैं। श्रद्धालुओं के बीच जश्न का माहौल है। विभिन्न कलाकार उड़ीसा के लोक संस्कृतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुदा यात्रा वार्षिक रथ यात्रा उत्सव का समापन है, जो श्री गुंडीचा मंदिर में 1 सप्ताह के प्रवास के बाद भाई बहनों के अपने निवास स्थान पर दिव्य वापसी का प्रतीक है। देश और विदेश से आए लाखों श्रद्धालु इस पवित्र आध्यात्मिक उत्सव में भाग लेने के लिए ग्रैंड रोड पर जमा हुए। बहुदा यात्रा उड़ीसा की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और भक्ति, समावेशिता और सामाजिक सद्भाव के शाश्वत संदेश को दर्शाती है। जगन्नाथ जी की प्रिय नृत्य है, महारे नृत्य, ओडिसी नृत्य। यह हमारा ओडिशा की संस्कृति का एक परंपरा नृत्य है। और हम तो जगन्नाथ जी के बारे में क्या ही बताएं, हम खुद को उनके चरणों के नीचे हम समर्पित कर दिए हैं। और हम सालों में एक ही बार इसी दिन का इंतजार करते रहते हैं कि किस दिन आएंगे और हम अपनी स्वामी के पास हम खुद को समर्पित कर दें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जगन्नाथ जी के सामने परफॉर्म करने के लिए। सबका भाग्य में नहीं मिलता है सब। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। बहुत आशीर्वाद मिलता है और हम यहाँ पर पहली बार आए हैं। यहाँ पर रथ यात्रा को कर्नाटका से आए हैं। नाचते नाचते आते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। वही देखने के लिए यहाँ पर हम खड़े हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ कर्नाटका से। मेरा तो पहली बार है, तो मैं तो भगवान को देखने के लिए इतना तरस रहा हूँ कि कब एक बार आएंगे, कब एक बार हमको दर्शन देंगे और कब हमको मोक्ष मिलेगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो मैं कामना करता हूँ कि रथ खींचने के लिए मेरे को एक बार मिला तो बस मोक्ष हुआ है। सर
मेरा जीवन साक्षात्कार हो गया। और आइए बात करते हैं खेल जगत की। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के 23वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। ग्लासगो के ओवीओ हाइड्रो में भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 74 देशों के खिलाड़ी एक मंच पर इकट्ठा हुए और मित्रता, विविधता और खेल उत्कृष्टता की भावना का उत्सव मनाया। भारतीय दल ने भी तिरंगे लहराते हुए स्टेडियम में प्रवेश किया और ग्लासगो के दर्शकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार शुरुआत करते हुए बाउल्स में अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। पुरुष एकल में भारत के पुतुल सोनोवाल ने कनाडा के मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन रेयान बेस्टर को हराकर सभी को हैरान कर दिया। 43 साल की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू कर रहे पुतुल सोनोवाल ने बेस्टर को टाई ब्रेक में हराया। अब उनका अगला मैच आज फॉकलैंड आइलैंड्स के सेसिल अलेक्जेंडर से होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बाउल्स में पिंकी सिंह और रूपा टिर्की की जोड़ी ने विमेंस पेयर्स में जीत दर्ज की। एक रोमांचक मैच में भारतीय जोड़ी ने आखिरी डिलीवरी पर जीत दर्ज की। आज भारतीय जोड़ी का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।